लेख पढ़ लिए थे, अभी पढ़ेंगे अशोक के 14वां शिलालेख में क्या कहा गया है, इसके बारे में जानते हैं बढ़िया से विस्तार से। चलिए, 14वां शिलालेख जो है ना, ये पहले 13वां शिलालेखों का पूर्ण अवलोकन और तथा अशोक के साम्राज्य के को महाल के विजेता की संज्ञा दी गई। स्तंभ लेख क्या है? स्तंभ लेख की संख्या 7 है। ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रामपुरवा, दिल्ली, मेरठ और लोहरिया, नंदनगढ़, लोहरिया, अरारेज और कौशाम्बी प्रयाग से। अशोक के उत्तरी शिलालेख के बारे में जान लेते हैं क्या है। चलिए आगे है। अशोक के उत्तरी शिलालेख मतलब अशोक के उत्तर पश्चिमी शिलालेख के बारे में जानते हैं। जैसे कि लमगान स्थल है पुल ए दारून और भाषा है अरमाइक। शिलालेख है अफगानी। तक्षशिला अरमाइक। शिलालेख पाकिस्तान। और आगे है आपका गंधार, गंधार से सार-ए-कुनोन स्थान से प्राप्त हुए हैं, अरमाइक है, ठीक। और गंधार शिलालेख जान लीजिए, ये है अफगानिस्तान और भाषा यूनानी ग्रीक है। अशोक के लघु शिलालेख, छोटा शिलालेख, मध्य प्रदेश। लघु शिलालेख मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का रूपनाथपुर, गुर्जरा, मधुबनी। उत्तर प्रदेश है अहरौरा, मिर्ज़ापुर। राजस्थान से बेराठ, भाब्रू। कर्नाटक से है ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकीगुड़, जटिंग, रामेश्वरम, गोबीमठ, सन्नति, मास्की। आंध्र प्रदेश है एर्लागुडी और रजूल मंडारगिरी। अब आगे है बिहार देखिए, बिहार में है सासाराम, चंदनवीर पहाड़ी। मौर्यों की उत्पत्ति जान लिए। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद है, मतलब क्लियर नहीं है। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत है जो इस प्रकार है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ये शूद्र यानी कि मूड़ा नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। महावंश बौद्धिक साहित्य के अनुसार बताया गया कि यह क्षत्रिय थे जो गोरखपुर ने मौर्य नामक क्षत्रिय कुल से उत्पन्न हुए थे। परिशिष्ट पर्व से ये पता चलता है कि मोर पालक का पुत्र था। मुद्रा राक्षस से पता है कि ब्रीसल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न, इसको बताया गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। राजपूताना गजेटियर से राजपूत होने का बोध मिलता है, मतलब स्पष्ट नहीं है। चलिए राजनीतिक इतिहास जानेंगे मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखा करते थे। 305 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए, मतलब मिला, ठीक। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। कितने दिए थे? 500 हाथी दान में दिए थे। किसको? सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या थे? सेंड्रियोकोटस स्ट्रोबो के अनुसार, एरियन जस्टिन के ग्रंथों में, ठीक। कौन? सेंड्रियोकोटस। एंड्रोकोटस प्लूटार्क के अनुसार क्या नाम था? एंड्रोकोटस। और जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य बताया गया है। अब आगे है सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, सेल्यूकस की पुत्री जिसका नाम था हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की। किसने भेजा था दरबार में? सेल्यूकस ने। किसको? मेगास्थनीज को। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वहीं पर यह इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, ठीक। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन साहित्य भद्रबाहु के साथ सरवन बेलगोला यानी कि मैसूर कर्नाटक में चला गया, जहां उसे चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण का त्याग किया। मतलब संलेखना पद्धति यही हुआ कि अन्न जल बिना ग्रहण किए प्राण को त्याग दिए। अब आगे है मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा।
उसकी कीर्ति इंडिका ओपेरा है, लेकिन उसके उदाहरणों से यूनानी लेखक एरियन डायोडोरस एस्ट्रेबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया। उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा। किसने? मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पोलिम्ब्रोथा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। पहला था कृषक, दूसरा का शिकारी। कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। कौन कौन? कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। उसके अनुसार जो था भारतीय शिव यानी कि डायोनीसियरा एवं कृष्ण हेराक्लिस की पूजा करते थे। भारतीय किसको? शिव को, जिसको बोलता था डायोनीसियरा, और कृष्ण को हेराक्लिस कहते थे, पूजा करते थे। अब आगे है पाटलिपुत्र का प्रशासन। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया। मेगास्थनीज कौटिल्य का वर्णन नहीं किया। चाणक्य यानी कि कौटिल्य। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इसके पिता चाणक्य थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों व खंडों में विभाजित किया गया, जिसके अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। स्वामिक, राजा, अमत्त मतलब स्वामी, राजा, अमत्त, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ यानी कि ब्राह्मण द्विज मतलब ब्राह्मण, जिसको हम द्विज सर्भ कहा गया। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता था। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना। बिंदुसार फिर शासन चलाया 298 से 273 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बिंदुसार गद्दी पर बैठ गया। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक, शत्रु का नाश करने वाला। बिंबिसार के अन्य नाम जान लीजिए। भद्रसार वायुपुराण के अनुसार, अमित्रोचेटस यूनानी लेखक के अनुसार, सिहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार और अलिट्रोकेडस एस्ट्रेबो के अनुसार तथा बिंदुपाल चीनानी विवरण के अनुसार शत्रुओं का नाशक इसको बोलवे करता था। वह आजीवक संप्रदाय का अनुगत है। कौन? बिंदुसार। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक व सुसीम को भेजा था। उनके पुत्र थे। एस्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस I ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी द्वितीय ने भी डायनेसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथिनीसियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखा अंजीर एवं एक दार्शनिक जो था भेजने का अनुरोध किया। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खल्लाटक बन गया। आगे तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। अब आ गया उसके बाद अशोक। सुसीम अशोक दोनों भाई था। बिंदुसार पुत्र था अशोक। 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व वही पानी में देखो तो कीछो। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में ही हो सका। अशोक के अन्य नाम जान लीजिए। कहता है कि पुराण के अनुसार अशोक वर्धन, गिरनार अभिलेख के अनुसार अशोक मौर्य, भाब्रू अभिलेख के अनुसार प्रियदर्शी, लौंज और मगध, मास्की मध्य प्रदेश तथा गुर्जरा अभिलेख के अनुसार नट्टूर एवं उदेगोलम कर्नाटक में जो था कहा जाता था। अभिलेख में उदेगोलम अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। आगे है अशोक की माता शुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। असंघमित्रा कहता है कि असंधिमित्रा एक कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। असंघमित्रा
ठीक, संघमित्रा इसको शुभद्रांगी उसकी संघमित्रा है इसकी पत्नी। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीबर का उल्लेख किया गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक के अभिलेखों में उसे देवान प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा गया। अब आगे है कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किए थे। कलिंग का युद्ध के बारे में जानेंगे। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में देवों के प्रियदर्शी राजा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यवस्था एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राजाओं से युद्ध करने की नीति को त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में कहे तो अशोक ने भेड़ी घोष के बदले धम घोष को अपनाया, मतलब मारपीट के बदले शांति को अपनाया। युद्ध के बाद अशोक निग्रोध यानी कि अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। अशोक बौद्ध धर्म की अस्थावीर शाखा का अनुयायी था। कौन शाखा? अस्थावीर। अशोक का धर्म क्या था? अशोक ने धर्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर के सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। अब आगे है 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। एक उपासक के रूप में अशोक 10 वर्ष में बोध गया यानी कि 12वें वर्ष में निगाल सागर एवं 20वें वर्ष में लुबनी गया था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, अब आगे है यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। आप जानते हैं। अब आगे अशोक के पुत्र दशरथ। दशरथ अशोक का पौत्र था, पुत्र नहीं था, पौत्र था, पोता था। दशरथ के शासनकाल में गया यानी कि बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाए गए थे। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवान प्रिय की उपाधि ग्रहण की। बृहद्रथ या अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्मित शुंग ने कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था, इसके बारे में जानेंगे। मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बताते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो था राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी, जैसे कि पन 3/4 तोलों के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। अब आगे तीर्थ या महात्म्य। मंत्री होता था, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, संनिधाता, प्रशास्ता, परदेशिष्ट, पौर, व्यवहारिक, नायक, क्रमांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अंतपाल। शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद का होना जरूरी था जो शासक को सलाह देने में सक्षम थे। अब आगे है मौर्य काल के जान लीजिए मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी। ठीक, वन अध्यक्ष या वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष या कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अक्षपट्टालिक या महालेखाकार होता था। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अधिकारी। पत्तानाध्यक्ष बंदरगांव का बंदरगांव का अध्यक्ष। 2 प्रकार के न्यायालय थे, कंठक शोधन
और धर्मस्थलीय। यह कंठक शोधन जो था यह फौजदारी न्यायालय था, धर्मस्थलीय एक दीवानी न्यायालय था। अब है प्रांत। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत हो गए। उत्तरा प्रांत के तक्षशिला राजधानी था, उत्तरी के तक्षशिला, दक्षिणी के स्वर्णगिरी, उत्तर के तक्षशिला, दक्षिणी के स्वर्णगिरी, और मध्य के पाटलिपुत्र, मध्य के पाटलिपुत्र, मध्य का पाटलिपुत्र, मध्य के पाटलिपुत्र, अवंती पथ के उज्जैन, कलिंग के तोसली। अशोक के प्रमुख अधिकारी, अशोक के प्रमुख अधिकारी जैसे कि समाहर्ता, ये इसका काम था, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। सन्निधाता, राजकीय कोषागार और भंडारण का संरक्षक। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। धम्म महामात्र या समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना। अंतः महात्म्य, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। शास्त्राध्यक्ष, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। रज्जुक, साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी। युक्त, जिला के राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य अधिकारी। महात्म्य स्पर्श, गुप्त विभाग का प्रधान। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा जाता था, जिस जिले के नीचे स्थानिक थे जिनमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक कुमार या आयरपुत्र था। विषयपति, विषय का मुखिया होता था। ग्रामिक, ग्राम का मुखिया होता था, ग्राम प्रधान होता था। गोप या दास ग्रामों का शासन संभालता था। अब आगे समिति। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। अब आगे समिति एवं कार्य। प्रथम समिति विदेशियों की देखरेख के लिए। द्वितीय समिति जन्म मरण की देखरेख के लिए। तृतीय उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण के लिए। चतुर्थ वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण। पंचम ये क्रिया विक्रय निरीक्षण के लिए। षष्ठम बिक्री कर वसूलने का काम करता था। सेना, सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक होती थी। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसैनिक भी थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 60,000 पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वारोही चालित रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां में विभक्त थी। अब आगे हैं सैनिक की 6 समितियां थी। प्रथम कार्य था जल सेना, दूसरा का काम था यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तीसरा का था पैदल सेना की व्यवस्था, चतुर्थ जो था अश्व सेना की देखरेख, पांचवा जो था गज सेना की देखरेख और छठा जो था रथ सेना की देखरेख करता था। गुप्तचर व्यवस्था जानेंगे। अशोक महामार्त स्पर्श या गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। गूढ़ पुरुष संस्था, एक जगह स्थिर होकर के गुप्तचरी करने वालों को संस्था कहा जाता था। अब आगे है संचरा, घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था। सामाजिक जीवन, मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी, इसकी आधार जन्म था। दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान मिलता था। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकरण जातियां थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम जो था विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। अब अनुलोम विवाह जानवे करते हैं। पहले था अनुलोम विवाह, मतलब इसमें क्या होता था, इसमें अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग पुरुष निम्न वर्ग की महिला होती थी। प्रतिलोम विवाह में जो था ना पुरुष निम्न वर्ग, महिला उच्च वर्ग होती थी ना। एगो था नियोग पर था, स्त्री का अपने देवर के साथ रहने वाला। अब आगे है कि वर्ण संकरण जातियों को शूद्र के समान माना जाता था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, बांटा था। दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद। कौन? दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद। अब आगे है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी, उन्हें सम्राट की अंगरक्षक नियुक्त किया जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। अग्नि निष्कासनी वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी। गणिका वेश्या को कहा जाता था।
और रूपजीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को। अब आगे है कि आर्थिक स्थिति क्या थी। मौर्य काल में राज्य व्यवस्था राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे, जिनकी प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। अब आगे है, राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। सिक्के, अशोक के समय में सिक्का, निष्क या स्वर्ण सोने के सिक्का को, कसापन चांदी के सिक्के को, धरण शीशे के सिक्के को, धरण जो था ना सिक्के को, और काकनी तांबे के छोटे सिक्के को, और लक्षणाध्यक्ष सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी। अब आगे है, पुष्यगुप्त ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। अदेम मातृकता, अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को अदेव मातृका कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की भूमि थी, राजकीय स्वामित्व की भूमि, निजी स्वामित्व की भूमि। अब कहता है कि भूमि पर कर जो था 1/4 से 1/6 भाग दिया जाता था। ठीक, सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच, मतलब 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व एवं सिंचाई कर कुल उपज का हाफ था, आधा भाग था। ठीक, भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, जिनका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। उत्तरापक्ष एक प्रमुख राजमार्ग था। पता कि भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भरूच प्रमुख बंदरगाह। श्रेणी उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था तथा इसे बेचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ब्याज को रूपिका एवं दीक्षक कहा जाता था। ललित कला और वास्तुकला, कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान महत्वपूर्ण था। अब आगे है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।